नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विधानसभा परिसर में मौजूद रहे। नामांकन के दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक सभी मौजूद थे। विधानसभा परिसर की बात करें तो समर्थकों की भीड़ भी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सामान्य नामांकन नहीं माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक साथ 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये बिहार की राजनीति में एक अनोखी और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। क्यों, वो आपको समझना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि राज्यसभा चुनाव क्या होता है। इसके अलावा बिहार में इस बार चुनाव क्यों बेहद अहम और खास रहे, एनडीए ने किन नेताओं को मैदान में उतारा है, 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के नामांकन की चर्चा लगातार क्यों हो रही है, आगे की चुनाव प्रक्रिया क्या हो सकती है और बिहार की राजनीति पर इसका असर कैसा पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले राज्यसभा चुनाव क्या होते हैं और इसका चुनाव कैसे होता है वो समझिए। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी हुई है। पहला सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे तौर पर चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता की ओर से नहीं चुने जाते, उनका चुनाव राज्य की विधानसभा के विधायक करते हैं। जी हाँ, राज्य की विधानसभा के विधायक, और यही वजह है कि इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ये राज्य से उसकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटें तय की जाती हैं। बिहार से कुल 16 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, अब ये आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। राज्यसभा चुनाव का तरीका है लोकसभा चुनाव से अलग। जी हाँ, इनमें विधायक वोट डालते हैं, लेकिन यहाँ वोटिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिसे प्राथमिकता आधारित मतदान यानी कि प्रेफरल वोटिंग कहा जाता है। विधायक उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट करते हैं। इसके लिए एक विशेष गणितीय फॉर्मूला होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। जी हाँ, सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो अगर किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए जितने वोट चाहिए उतने वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाता है। ये सीधे तौर पर है, जैसे आम चुनावों में देखने को मिलता है। बिहार में इस बार जो राज्यसभा चुनाव हैं वो क्यों हो रहे हैं? बिहार से राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इसका जवाब सीधे तौर पर यही है। इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगा। जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें कौन कौन शामिल है ये भी समझिए। अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह। इसी वजह से इन 5 सीटों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। एनडीए ने किन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है अब वो भी समझ लीजिए। एनडीए ने इस बार 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार। इन 5 नेताओं ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान क्या हुआ? नामांकन के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही थी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। एनडीए के कई बड़े नेता और विधायक भी यहां पर मौजूद रहे। समर्थकों की भीड़ थी और राजनीतिक उत्साह ने माहौल को खास बना रखा था और कुछ समर्थक काफी नाराज भी थे। नेताओं ने इसे एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन बताया, जबकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कुछ और कह रहा है। 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों का नामांकन क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी वजह यही रही कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इनमें कौन शामिल है? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। एक साथ 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों का नामांकन करना बहुत कम देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक क्षण कहा जा रहा है। इससे क्या राजनीतिक संदेश मिल रहा है? राजनीतिक विश्लेषकों की अगर मानी जाए तो ये कदम
सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। इससे ये देखने को मिल रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कई राजनीतिक उलटफेर हुए, जिनमें ये सबसे बड़ा सियासी उलटफेर है। नीतीश कुमार कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। ऐसे में इस बार एनडीए ये दिखाना चाहती है कि गठबंधन मजबूत है और स्थिर भी है। बिहार विधानसभा में किसके पास कितनी ताकत है वो समझिए। राज्यसभा चुनावों में विधानसभा की ताकत बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि विधायक ही वोट देते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। इस समय एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है और इस वजह से माना जा रहा है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार 5 के पांचों आसानी से जीत सकते हैं। उसमें कोई संशय दूर तक है नहीं। विपक्ष की स्थिति को भी समझ लीजिए। इस चुनाव में विपक्ष की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही है। विपक्षी दलों के पास उतने ज्यादा विधायक नहीं हैं कि वो आसानी से एक से ज्यादा उम्मीदवार जिता सकें। एक उम्मीदवार वो जिता सकते हैं। हालांकि विपक्ष इस चुनाव को पूरी तरह छोड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अक्सर रणनीति और राजनीतिक समीकरण अगर ठीक से इसको कैप्चर किया जाए तो भूमिका निभाते हैं। रामनाथ ठाकुर कौन है समझिए। रामनाथ ठाकुर बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम हमेशा से माने जाते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की राजनीति का बड़ा द्योतक और चेहरा माना जाता है। रामनाथ ठाकुर वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला जेडीयू के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के पुराने धुरंधर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई बार पार्टी बदली और अलग अलग गठबंधनों के साथ उनको काम करने का अनुभव है। इस समय वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्हें राज्यसभा भेजना एनडीए के ओबीसी समीकरण को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की रणनीति के तौर पर माना जा रहा है। अगला नाम शिवेश कुमार क्यों खास है समझिए। भाजपा ने इस बार संगठन के एक महत्वपूर्ण चेहरे शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वो पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय चल रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा संगठन के नेताओं को भी सम्मान देती है, देना चाहती भी है। अगला नाम और सबसे खास नाम नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना क्यों अहम है समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन करना काफी ज्यादा चर्चाओं में है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसे कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे केंद्र की राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ने के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे सिर्फ चुनावी प्रक्रिया बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नीतीश कुमार के समर्थकों की तो वो उसे सियासी चालबाजी बता रहे हैं। अमित शाह की मौजूदगी का क्या मतलब है। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मौजूद होना काफी ज्यादा बड़ा संदेश है। इससे ये संकेत देने की कोशिश है कि भाजपा इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है और इसको बिहार में बीजेपी के नए अध्याय के आरंभ के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही ये भी दिखाया गया कि केंद्र और राज्य नेतृत्व के बीच में समन्वय स्ट्रांग है, मजबूत है। राज्यसभा चुनाव की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। अब नामांकन दाखिल होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी समय सारणी सबसे पहले तय हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी और इसके बाद अगर किसी उम्मीदवार की कागजों में कोई कमी पाई जाती है तो उसे निरस्त भी किया जा सकता है। इसके बाद 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। अगर सीटों की संख्या से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो चुनाव कराया जाएगा। मतदान कब होगा। अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक होने वाला है और इसी के बाद उसी दिन शाम को 5 बजे मतगणना भी होगी और परिणाम घोषित भी कर दिए जाएंगे। हालांकि इस तरह के हालात लग नहीं रहे कि होंगे। क्या इस बार चुनाव होगा या फिर सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। अक्सर राज्यसभा चुनाव में ऐसा भी होता है कि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में मतदान की जरूरत कभी पड़ी नहीं। अभी 5 लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ है, 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं। इस बार भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा ही हो सकता है। राज्यसभा क्यों महत्वपूर्ण है समझिए। राज्यसभा भारत की संसद का एक अहम हिस्सा है।
कई महत्वपूर्ण बिल पहले लोकसभा में पास होते हैं और फिर राज्यसभा में जाते हैं। दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी होता है। अगर राज्यसभा में समर्थन नहीं मिलता तो बिल अटक भी सकता है, यानी कि राज्यसभा की भूमिका बड़ी है। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिहार के लिए राज्यसभा का काफ़ी महत्व है। राज्यसभा में बिहार के सांसद राज्य के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं, वो केंद्र सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं और नई संसदीय समितियों में भी काम करते हैं। इसलिए राज्यसभा में मजबूत प्रतिनिधित्व होना किसी भी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण और गर्व की बात होती है। बिहार की राजनीति में इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो समझिए। इस चुनाव से एनडीए अपनी एकजुटता का संदेश जरूर देने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी दिखाना चाहती है कि गठबंधन मजबूत है। 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक साथ नामांकन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और ये कदम राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा प्रतीकात्मक है, अहम है। आगे क्या हो सकता है? अब सभी की नजरें राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर, और अगर सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो ये एनडीए के लिए बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है। लेकिन अगर चुनाव होता है तो राजनीतिक हलचल और ज़्यादा तेज हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, राजनीतिक हलचल और ज़्यादा तेज हो सकती है। बिहार का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। एनडीए ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारकर ये दिखाने की कोशिश की है कि गठबंधन मजबूत है और एकजुट है। 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक साथ नामांकन बिहार की राजनीति का एक अनोखा क्षण बन गया है और अब देखना ये होगा कि आगे की चुनाव प्रक्रिया में किस दिशा में ये प्रक्रिया जाती हुई नजर आती है और इसका बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ता है। हालांकि नीतीश कुमार का नामांकन होना अपने आप में एक तरीके की ऊहापोह की स्थिति बनाए हुए है, क्योंकि नीतीश कुमार के कई समर्थक हैं जो मौजूदा गठबंधन और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप इस बात का कि नीतीश कुमार के साथ छल किया गया है, जनता ने वोट नीतीश कुमार को दिया तो ये कुर्सी क्यों खाली की जा रही है। अब देखना ये होगा, 2 तरह के सगुफे सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकती है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जनता ने जो जनाधार दिया था वो जनाधार फिलहाल यहाँ पर शून्य होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए बिहार में नए अध्याय की शुरुआत है और ये एक बीजेपी की कूटनीतिक जीत है बिहार के अंदर? इसका निर्धारण आपको खुद करना होगा। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं पूजा मोहन पांडे, आज के लिए साइनिंग ऑफ।